हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि है फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के टॉप 50 एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज कोई ऑर्डिनरी एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एमसीक्यूज होंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, ये लीक से कुछ हटकर बहुत ही डीप, जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खर्च करने वाले एमसीक्यूज हैं, वैसे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। नॉर्मल टाइप के एमसीक्यूज आपको हर चैनल पे मिल जाएंगे, बड़े बड़े चैनल्स जो भी हैं बुक्स में आपको नॉर्मल एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। लेकिन टर्म 1 की एग्जाम आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड होगी, तो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी डीपली एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने इसी बात को खास ध्यान में रखकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर रख दीजिएगा। और आपको इस वीडियो की लिंक टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तो सभी को पता होगा आंसर 1789। जी हाँ, बहुत आसान है, स्टार्टिंग तो आसान क्वेश्चन से ही करनी है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा लीक से हटकर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रांस एट दैट टाइम। जी हाँ, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तो फ्रांस में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं थी, ऑप्शन बी रिपब्लिक भी नहीं थी, और अपनी मर्जी से नहीं चलता था फ्रांस, सॉवरेन स्टेट भी नहीं था। तो क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्ची। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो डी है, एब्सोल्यूट मोनार्की। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what emphasize the notion of a united community being enjoying equal rights under a constitution। यानी कि अगर कोई देश, अगर कोई समाज इक्वल राइट्स एंजॉय करता है, माने पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को एक जैसे राइट्स मिल रहे हैं, किस बात ने इसको फोकस में लाया? लॉ पैट्रिक आइडिया ने, फ्रेंच पीपल ने, फ्रेंच फ्लैग ने, या फिर आइडिया ऑफ वन नेशन स्टेट ने? तो जवाब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसका जवाब सही तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे आंसर की देखने मिले। इन सभी क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कलर्स डिड न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। फ्रेंच फ्लैग में कितने न्यू कलर थे? आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, बुक में जाके सर्च कीजिए या फिर गूगल कीजिए और आंसर ढूंढिए ताकि आपको सही से याद रहे। अगर मैं नॉर्मली क्वेश्चंस के आंसर्स यहीं पर दे दूं और क्वेश्चन भी आपको बता दूं तो आप याद नहीं रख पाओगे कि 50 एमसीक्यूज हैं, एक बार पढ़ा भूल जाओगे। अगर आप एक एक एमसीक्यू बुक में से ढूंढ कर निकालोगे, बुक रीडिंग करने के बाद पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, आपको एग्जाम के टाइम रिविजन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने मेथड चुना है। भले आपके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यही एक वीडियो से आपकी बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय whom was the स्टेट जनरल इलेक्टेड। स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता था? जैसे कि आपको पता है फ्रांस में वुमेन पैसिव सिटीजन में थी। पहला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, सी वुमेन भी नहीं होगा, डी सीनियर सिटीजन भी नहीं होगा। कौन होगा? एक्टिव सिटीजन होगा इसका आंसर। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल्स। स्टेट जनरल्स का नया नाम क्या था? जवाब बहुत आसान है, आई होप जानते भी होंगे। जी हाँ, नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन। राष्ट्र के नाम पर एक देश बनाना है, एक देश चलाना है, इसके नाम पर कौन से गलत काम किए गए थे? तो यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। बुक रीडिंग करेंगे फिर भी तो समझ में आएगा। मैं यही कहूँगा कि वीडियो पॉज कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए। कि अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेटअप। किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप हुआ था फ्रांस में? ठीक है, आप बुक रीडिंग करके आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। यानी कि क्षेत्रीय, रीजनल, एक एक इलाके में अलग अलग भाषा जो थी उसको डिस्करेज किया गया और एक कॉमन लैंग्वेज बन गया देश का। कौन सी कॉमन लैंग्वेज बन गई? आप सभी जानते हैं, यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मिशन डिड द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेस्टिनी टू द फ्रेंच पीपल। जी हाँ, रिवोल्यूशन ने कहा कि क्या मिशन है, ये जो पीपल हैं फ्रेंच के, यूरोप के, उनको क्या मिशन करना है, यानी उनका मकसद क्या है ज़िंदगी का? तो यहाँ से आप आंसर ढूंढ सकते हैं बुक रीडिंग करने के बाद। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी एक बार टैली जरूर कीजिएगा आंसर की से। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस, व्हाट हैपेंस व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में जब ये खबर फैली कि क्या हुआ है फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, तो आखिर रिजल्ट क्या निकला, बाकी लोगों ने इसको कैसे देखा? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन ढूंढ लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जैकोबिन क्लब्स? जैकोबिन क्लब क्यों बनाया गया था? गरीब लोगों ने जो अपना क्लब बनाया था, क्यों बनाया था? लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। लोग फ्रांस के खिलाफ बोलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स टू सोशलाइज अमॉन्ग डिफरेंट रेसेस। तो सी और डी में से कोई एक जवाब है, कंफर्म जरूर कीजिए। आपको जवाब समझ में आ गया होगा। जवाब समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चाहे तो आप सारे जवाब यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं कि करके आपका नाम अगले वीडियो के शॉर्ट आउट में लिया जाएगा। जी हाँ, आपका नाम मैं लूँगा, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे सही आंसर्स के, उसका नाम अगले वीडियो में लिया भी जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स हेल्ड एट द जैकोबिन क्लब? जी हाँ, जो भी एक्टिविटीज़ और कैंपेन हुए थे जैकोबिन क्लब में, उसका रिजल्ट क्या निकला, कुछ फायदा हुआ या नहीं? कौन सा फायदा हुआ? यहाँ चारों में से एक ऑप्शन चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू? फ्रेंच की आर्मी किस कंट्री के बीचों बीच घुस गई थी, कहाँ पर चली गई थी, ये बताना, किस पे अटैक करने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 अगला क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अब्रॉड थ्रू द रिवोल्यूशनरी वॉर्स? जी हाँ, रिवोल्यूशनरीज वॉर के थ्रू कौन सा आइडिया फ्रेंच आर्मीज अपने साथ लेकर गए? डेस्पोटिज्म का, नेशनलिज्म का, वॉर स्ट्रैटेजी का, या फिर वॉयलेंस और ब्लड शेड का, खून बहाने का? कौन सा आइडिया? द नेशनलिज्म, ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल? नेपोलियन के अंडर में जो टेरिटरी थी, जो राज्य था, नेपोलियन ने क्या किया उसके साथ? नेपोलियन ने उसके साथ क्या किया? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस हैं। उसने इंट्रोड्यूस मैंने रिफॉर्म किए, उसने वॉर की स्ट्रेटेजी बनाई, उसने वर्क फॉर पीस, शांति के लिए काम किया, वर्क टूवर्ड डेमोक्रेटिक आइडिया, बिल्कुल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं बनाई, शांति तो बिल्कुल नहीं चाहता था, और लड़ाई का स्ट्रेटेजी भी नहीं किया। उसने क्या किया? रिफॉर्म्स किए, नेपोलियनिक कोड लाया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ फेट लाया। बहुत सही आंसर है ना। चलिए बढ़ते अगला। एंड क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसका मतलब बहुत घुमा फिरा के दिया लेकिन आसान था। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ रूल वॉज कैरिड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियंस टाइम? जी हाँ, नेपोलियंस के टाइम पर किस प्रकार का रूल चलता था फ्रांस में? बता सकते हैं आप। फेडरल चलता था, डेमोक्रेसी चलता था, मोनार्की या रिपब्लिक? वैसे तो आप जानते ही होंगे कि डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जो नेपोलियन है उसने मिलिट्री में कंट्रोल किया, तो मिलिट्री कंट्रोल करते डेमोक्रेसी नहीं होती, रिपब्लिक भी नहीं होती, और फेडरल तो बिल्कुल नहीं था। फेडरल मीन्स 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट और सेंट्रल, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा होगा? ये मोनार्की होगा, समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड ब्लैंक्स इन फ्रांस। नेपोलियन ने किस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया था? यहाँ पे 4 आंसर्स हैं। उसने किसको डिस्ट्रॉय किया था? डेमोक्रेसी को। जी हाँ, क्योंकि वो मनमानी फैसले लेता था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस? जी हाँ, नेपोलियन ने ऐसा क्या किया जिससे फ्रांस में जो भी सिस्टम है वो क्या हो जाए? इफिशिएंट हो जाए, अच्छे से काम कर, रेशनल करे। इसका सही जवाब क्या होगा? उसने बहुत सारे चेंजेस लाए। कौन से चेंजेस लाए? उसने बहुत तरह के रिफॉर्म्स किए, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ब्रॉट अबाउट डिफरेंट रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज? सिविल कोड को और क्या कहते हैं? नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। जी हाँ, इसका आंसर आपको सबको पता होगा, बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट? जी हाँ, ये सिविल कोड जो 1804 है उसने क्या लाया, उसने क्या ब्रिंग किया, मतलब क्या लाया? तो ये यहाँ पे आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चारों आप देख सकते हैं, है ना। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए थे। चेंजेस में क्या क्या हटा था? बहुत सारी चीज़ें हटी थी भाई। तो कौन कौन सी चीज़ें हटी थी आप बुक रीडिंग करेंगे तो पता होगा आपको, ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा होगा तो ठीक है। अगर नहीं देखा तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले पढ़ कर आइए, फिर जवाब देखिएगा, फिर जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को चेक कीजिए, आपको आंसर की मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच रीजन्स वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू? सिविल कोड जो है कहाँ पर चला गया था? यानी जर्मनी से इस फ्रांस में जो चला था सिविल कोड, जो नेपोलियन ने फ्रांस में जो चलाया, उसकी कॉपी कहाँ की गई? यानी सेम तरीके से रूल किस देश में किया गया? स्विट्जरलैंड और इटली में, इटली और जर्मनी में, स्विट्जरलैंड जर्मनी में, या फिर रिपब्लिक स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में? पता कीजिए, बुक रीडिंग करेंगे जवाब मिलेगा, या फिर गूगल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरियाज ऑफ दिस रीजन्स? जी हाँ, नेपोलियन ने रूरल एरियाज के इस रीजन में क्या क्या किया? ठीक, तो उसने क्या क्या चेंजेस किए आप यहाँ पर देख सकते हो। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, इन चारों में से कोई एक देख सकते हैं नेपोलियन ने रूरल एरियाज में क्या किया। आप बुक रीडिंग करेंगे तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग आउट इन द टाउन्स? अबाउट इन द टाउन्स, उसने टाउन में क्या चेंज किया, विलेज में क्या चेंज किया, टाउन्स में क्या चेंज किया? इस तरह के सवाल है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत जरूर आ सकता है रिलेटेड कोई क्वेश्चन। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड? जब मिड 18th सेंचुरी चल रही थी यूरोप में, तो उस वक्त इनका स्टेटस क्या था? जर्मनी, इटली और जापान, सॉरी जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, इनका स्टेटस क्या था? ये कैसे थे? मतलब इनमें मोनार्की चलती थी,
डेमोक्रेसी चलती थी, क्या होता था, रिपब्लिक चलता था, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, बुक रीडिंग कीजिए, पता कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? नेपोलियन ने इटली पे अटैक कब किया? यहाँ पर 4 ईयर दिए हुए हैं, बुक में आपको सीधा सीधा मिलेगा, आपको बॉक्स में आंसर लाइन में मिलेगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान जवाब है, आप वीडियो पॉज करके पहले जवाब ढूंढ लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाके आंसर की देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच टेरिटरीज वर इंक्लूडेड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर कौन से राज्य आने लग गए? तो कौन कौन से आ गए थे? यहाँ पर 4 नाम दिए हुए, कौन सी चीज़ें हैब्सबर्ग के अंदर आती थी। ठीक है, आप बुक रीडिंग से जवाब ढूंढ सकते हो। अगर आपको जवाब आता है तो अभी कमेंट कर दीजिए, अभी कमेंट कीजिए जवाब, टाइमिंग देखकर। अगर जवाब सही लगेगा तो उसको शॉर्ट आउट भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, When did industrialization take place in France and parts of the German states? Industrialization फैक्ट्रीज कब आई फ्रांस और उसके जर्मनी के दूसरे स्टेट्स में? क्वेश्चन नंबर 29, What is liberalism? लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, डेफिनेशन लिखी है। लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, या फिर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, या फिर इक्वल रूल्स फॉर ऑल, या फिर लिबर्टी टू द अपर क्लासेस। क्या मतलब होगा लिबरलिज्म का? जी पहला वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सफरेज? सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू वोट, या राइट टू कंप्लेन। यहाँ पर सफरेज का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जवाब मिल जाएगा आपको बुक में ही। अगला क्वेश्चन, इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू। जी हाँ, राइट टू वोट और राइट टू इलेक्शन, ये किसको दिया गया था फ्रांस में? किसे दिया गया था? तो ये आप ध्यान सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through। अगर उसे जाना है, किसी मर्चेंट को, किसी व्यापारी को अगर सामान बेचने जाना है न्यूरेमबर्ग में, तो उसे 11 कस्टमर बैरियर से जाना पड़ेगा, 9 कस्टम बैरियर्स, 6 कस्टम बैरियर्स, या 3 कस्टम बैरियर। मतलब उसके ऊपर कौन कौन से टोल नाके या टैक्स लगते थे, ऐसा आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना टैक्स देना पड़ता था, ये जवाब आपको बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेन वॉज द कस्टम्स यूनियन और जोल्वरिन फॉर्म? बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन वॉज द कस्टम यूनियंस और जोल्वरिन फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स? ठीक है, इसका जवाब यहाँ पर मिलेगा आपको। 80s में है कोई जवाब? ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए सही जवाब आपके पास हो तो, वरना बुक में आप पॉज करके इस वीडियो को बुक में जाकर देख लीजिए। वॉट डिड द कस्टम्स यूनियन और जोल्वरिन डू? ये जोल्वरिन वाले लोग या कस्टम यूनियन वाले लोग करते क्या थे? कस्टम यूनियन मतलब टैक्स लेने वाले लोग करते क्या थे एक्चुअली में? ठीक है, आप देख सकते हो इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, वेन वॉज नेपोलियन डिफीटेड? जी नेपोलियन को कब हराया गया? नेपोलियन कब हारा? नेपोलियन जब हारा तो चारों ओर फ्रांस के ऊपर बंदिशें, जर्मनी के ऊपर बंदिशें लग गई थी, आपको पता होगा। कौन सी ईयर में हारा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वॉज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप कंजर्वेटिव डेफिनेशन देखना चाहते हैं बुक में मिलेगी, और नहीं देखा आपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं वीडियो की, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप बुक रीडिंग कर सकते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस एंड हु वर द पार्टिसिपेंट? जी हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई और उसमें किस किसने भाग लिया? यहाँ पर आपको ईयर दिए हुए हैं, कंट्री के नाम भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज गिसिपी मजीनी, वॉट डिड ही डू? गिसिपी मजीनी कौन था और उसने क्या किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब तो आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो, गिसिपी मजीनी कौन व्यक्ति है और उसने क्या क्या किया है। तो आप फ्रेंच रिवोल्यूशन, ब्रिटिश स्टेट्समैन, रशियन पॉलिटिशियन, तीनों से तो उसका लेना देना था ही नहीं। उसने किसको यूनिफाई किया आप जानते हो, गिसिपी मजीनी ने ना, तो उसी से रिलेटेड जवाब लिख दो। क्वेश्चन नंबर 39, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड? किसने कहा था? जी हाँ, चांसलर। कौन था चांसलर? ड्यूक मेटरनिच। जी हाँ, बहुत ही सही जवाब, आप सभी को पता होगा। नहीं पता हो तो एक बार आंसर की चेक कीजिए और बुक एक बार चेक जरूर रीड कीजिए, आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, वॉट हैपन एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832? जी हाँ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के 1832 में क्या हुआ था? जब ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपोल में 1832 में, तो क्या हुआ था? इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड एट रिपब्लिक? लुइस फिलिप कब भाग गए और नेशनल असेंबली को कब बनाया गया था, कब उसे रिपब्लिक कहा गया था, कौन से ईयर में? ये जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मूवमेंट? इस मूवमेंट का चीफ आर्किटेक्ट कौन था जब प्रशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट के ऊपर टू ओवर किया ना? ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वॉर्स ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस
एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। कितने साल लग गए जब ये 7 लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने सालों में 7 लड़ाई गई जब यूनिफिकेशन खत्म हुआ। तो बहुत सही से आप, मैं इसका जवाब आपको बुक में मिल जाएगा, क्लियरली मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन जनवरी 1871 हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलीज। वर्साइलीज में किसको वो जनवरी 1870 में किंग बनाया गया था, जर्मनी का, है ना, जर्मन का राजा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। जी हाँ, 1830s में एक कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया गया था यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए। किसने चलाया था, उसका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, इन 1861 हु वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड इटली का किंग किसे बनाया गया था। जी हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, विक्टर एमेनुअल और कैसर विलियम। बता दीजिए कौन था, सभी जवाब कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर। जी हाँ, इसमें से कौन जो है सबसे फेमस इटालियन फ्रीडम फाइटर्स में से जाना जाता है। 1807 से 1882 तक था। पता कीजिए, सही जवाब कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच एरिया वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। जी हाँ, कौन से एरिया में बहुत टेंशन था, बहुत एक्सप्लोसिव एरिया बन गया था। बहुत सही जवाब है बल्कन्स, एक ही याद रखिएगा, बल्कन्स। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 49, ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बल्कन। दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर। बल्कन्स के ऊपर हर कोई कंट्रोल करना चाहता था, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ था। इंटीग्रेशन ऑफ बल्कन स्टेट्स या फिर फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये 2 में से कोई एक पता कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेन वॉज आयरलैंड फोर्सिबली इंकॉर्पोरेटेड टू द यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में, यूके में जबरदस्ती कब आयरलैंड को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पर आप चाहे तो सब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस मिल गए हैं, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी चैप्टर का वीडियो का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें ऑलमोस्ट हम पूरे 100 MCQs कवर कर लेंगे, 50 ए और 25 करके और भी कुछ MCQs कवर करेंगे, जिससे एक भी चांस ना रह जाए इस चैप्टर से जो कोई MCQ बच जाए और आप बोर्ड एग्जाम में वो ना कर पाएँ। जी हाँ, टर्म 1 की 100% तैयारी इसी चैनल पर आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। और ये वीडियो आपका, इस तरह के और भी वीडियोज़ आएंगे जो आपको पूरे चैनल की तैयारी करवा देंगे। तो अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को ज़रूर जोड़िए इसके साथ। और टेलीग्राम ग्रुप तो ज़रूर ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको एजुकेशनल न्यूज़, पेपर पैटर्न और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ वहाँ पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को ज़रूर ज्वाइन करवाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।